हमज़ा हारून साहब, सबसे पहले मैं आपका हमारे चैनल नई उड़ान हिंदी में स्वागत करता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशमत भाई। और I'm very pleased to be here that you have invited me. आपको मुबारकबाद भी देता हूँ जो आपका जो सपना था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पार्ट बनने का, वो भी लॉ फैकल्टी का, आपका सपना पूरा हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत आपकी इस मुबारकबाद को मैं कबूल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अशमत भाई। खैर, बहुत पुराना सपना तो था कि एक जो ज़रूरी है इस लीगल फील्ड में हमारी अहमियत और हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है अगर हम इसको वैक्यूम छोड़ेंगे तो उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। वैक्यूम छोड़ना बहुत गलती हो सकती है, इसलिए हमने सोचा कि ये फील्ड हमारे लिए बहुत बेहतर है, ताकि लीगल एक्सपर्ट्स होना एक कौम की ज़िंदा होने की निशानी है। हमज़ा हारून साहब, बेसिकली आज की इस इंटरव्यू में हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लॉ के एडमिशन को लेकर, जो उसके एंट्रेंस का प्रोसेस क्या है, कैसे तैयारी करें और क्या क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले मैं हमज़ा हारून साहब आपसे सवाल करना चाहूँगा, जो कितने नंबर का एंट्रेंस पेपर होता है लॉ फैकल्टी के लिए? देखिए, 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और ये एग्ज़ाम हर साल कंडक्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसमें ये है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी और कंट्रोलर के ऊपर होता है कि वो लोग उसको सब्जेक्टिव रखें या फिर ऑब्जेक्टिव भी रखें। मतलब बेसिकली होता ऐसा है कि 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी कभी कभी पैटर्न चेंज कर देती है, कभी पूरा ऑब्जेक्टिव ही रखती है 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पार्ट के अलावा इंटरव्यू का भी कोई प्रोसेस है? इंटरव्यू का बेसिकली कोई इसमें प्रोसेस, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आप व्हाट आर यू, बेसिकली आप पेपर में क्या उतरे हैं उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो यहाँ पे अब फिर हम ज़रा सब्जेक्ट पे बात कर लेते हैं, सिलेबस पे बात कर लेते हैं। जो 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर के पेपर को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? मतलब अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यूनिवर्सिटी ने एक करिकुलम बना रखा है। उस करिकुलम में आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, कुछ मार्क्स को इसमें डिवाइड करती है कंट्रोलर, कुछ मार्क्स को जनरल इंग्लिश यानी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के और जितने रिलेटिंग जो भी चीज़ है उसके क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये हो गया। और चौथी चीज़ आती है कि एमयू के बारे में, और क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके मुतालिक बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में और हिस्ट्री के बारे में भी कुछ पूछा जाता है। बेसिकली अगर स्टूडेंट्स उसमें अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश में अच्छा कमांड होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर वो स्टूडेंट्स और बच्चे वो अटेंड कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स गेन होते हैं उससे, और अच्छे मार्क्स पूछे भी जाते हैं उससे। और लीगल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड जो है वो भी अच्छा मार्क्स का पूछा जाता है। जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि आदमी जनरल नॉलेज भी पढ़े, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण है और भी कुछ जो जनरल नॉलेज की बुक्स हैं वो पढ़े। तो ये बेसिकली ये 4 चीज़ें कंसिस्ट करती हैं एमयू के एग्ज़ाम्स को, ये वो 4 चीज़ें हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे आपने जनरल नॉलेज के बारे में बताया, तो जनरल नॉलेज जो सिर्फ लीगल के तरफ से ही आता है या फिर आम जनरल, जैसे अवार्ड हो गया, कुछ ऐसा हिस्टोरिकल चीज़, कुछ भी आ सकता है। जनरल नॉलेज मतलब जो जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस ईयर तक, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग एग्ज़ाम इन 2021, therefore I am very well prepared about past years, basically 5 or 6 years. What happened in 5 or 6 years is very basic and very important to me to remember all these facts. ये बात होती है। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा मैं, जो एएमयू में ख़ास तौर से अगर कोई लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए क्या कोई एज क्राइटेरिया है?
बिल्कुल एज क्राइटेरिया है उसमें। एक्चुअली बात ये होती है कि आपको BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल होने के लिए मिनिमम 28 ईयर्स के बिलो होना चाहिए। तो मान लीजिए जो BA LLB का एग्ज़ाम होता है वो होता है, जो कोर्स है इसका 5 साल का कोर्स है, 5 ईयर्स कोर्स है, 5 ईयर प्लान है। तो 28 साल तक आप पहुंच जाएं, उससे पहले आपको 5 साल का बैकअप देना पड़ता है। मीन्स आपको 23 ईयर्स बिलो होना चाहिए, तभी आप 20 ईयर्स तक पहुंचेंगे। 5 साल आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में गुजारेंगे, फिर आप BCI में इनरोल होंगे, तब आप 28 के बिलो होने चाहिए। ये बेसिकली बहुत से लोग जो है इसमें गलती कर बैठते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ बताइए आप, जो अगर कोई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ख़ासतौर से लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेना चाहे, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का लॉ फैकल्टी में 3 ब्रांचेज़ है, केरला में है, मगरबी बंगाल में है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ तीनों कैंपसेस जो है, तो क्या अकॉर्डिंग टू कट ऑफ कैंपस मिलता है या फिर क्या प्रोसेस है इसका? इसमें इसका प्रोसेस ये है, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। उसमें ये है कि MU के 3 ब्रांचेस हैं, तीनों आपस में इंटीग्रेटेड हैं और जो भी कमांड होता है, जो भी कंट्रोल होता है वो मेन कैंपस से होता है। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में वाक़ है, वहाँ से मेन कमांड और हर एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो फॉलो किए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किए जाते हैं। लेकिन जो एलोकेशन है सेंटर्स का, किसको कहाँ पे सीट्स देनी है, मेन सेंटर में जो है आपको 60 सीट्स रहती हैं, ठीक है, और केरला में रहती हैं 60 सीट्स, मुर्शिदाबाद मगरबी बंगाल में 60 सीट्स रहती हैं। तो ये कट ऑफ के बेसिस पे जाता है, आप कितने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको मेन कैंपस मिलता है। अगर आपके थोड़े डाउनग्रेड मार्क्स हैं या फिर थोड़े कम मार्क्स हैं तो आपको दोनों सेंटर्स मिल सकते हैं, केरला या फिर मगरबी बंगाल का। तो AMU में इन टोटल 180 सीट है लॉ फैकल्टी में जी। अच्छा, अगर कोई एडमिशन लेना चाहे, इनरोल होना चाहिए, तो मिनिमम क्या मार्क्स होना चाहिए उसका? मिनिमम ये कट ऑफ और ये क्राइटेरिया ये कंट्रोलर ही डिसाइड करता है। ये किसी ईयर पे या किसी खास एग्जाम ईयर या फिर किसी ईयर पे मुनासिर नहीं है। इसमें कंट्रोलर डिसाइड करता है कि पेपर किस बेसिस पर है। जैसा पेपर रहेगा उसकी बेसिस पे वो लोग कट ऑफ डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कट ऑफ क्या रखना है। बेसिकली क्या होता है कि जो इसके एग्जाम्स होते हैं बहुत टफ होता है। BA-LLB का एग्जाम्स बहुत अच्छा और टफ होता है, काफ़ी टफ कंपटीशन स्टूडेंट्स को देखने मिलता है वहाँ पे। आप किसी से भी पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत सामना करना पड़ती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को जो है ना एक्वायर करनी पड़ती हैं, याद करना पड़ती हैं। जैसे कि आपको रीजनिंग हो गया और जनरल नॉलेज हो गया, इन सब चीज़ों को एक्वायर करने के बाद बहुत हार्ड और टफ कंपटीशन होता है। इसी वजह से जो है जो कट ऑफ रखा जाता है बेसिकली वो 45 या 40 रखा जाता है। लेकिन कभी कभी अगर आसान पेपर रहता है तो कट ऑफ ऊपर भी जाता है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपसे क्लियर करना चाहूँगा, जो BA-LLB के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, तो स्टूडेंट कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है जो कौन सा बुक मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो चूँकि आपने अटेम्प्ट किया और आपके नज़र के सामने से किताबें गुजरी हैं, तो उनमें से कोई बेस्ट किताब जो स्टूडेंट खरीद सके उसको प्रेफर कीजिए आप। जी बिल्कुल, देखिए उसमें ये है बेसिकली अगर आपको जनरल नॉलेज देखना है तो ल्यूसेंट पढ़िए आप। वो एक ऐसी चीज़ है, उसमें बहुत सारी चीज़ आपको दस्तयाब हो सकती है। ल्यूसेंट एक ऐसी चीज़ है कि आपको बाद के एग्ज़ाम में भी काम आती है। फॉर एग्जांपल मेरे जो सर हैं, मेरे जो टीचर्स हैं, वो लोग मुझे BA-LLB के बाद जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए भी वो किताब मतलब मेरे को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप वो किताब पढ़िए। तो ल्यूसेंट के अलावा कौन सी किताब है? हायर जुडिशरी, ल्यूसेंट की जो जनरल नॉलेज बुक आती है, ल्यूसेंट की वो जनरल नॉलेज बुक आती है, उसमें ओवरऑल हर सब्जेक्ट कवर कर रखा है उन्होंने। जियोग्राफी हो गया, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, लीगल एप्टीट्यूड हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो कोई स्टूडेंट अगर तो सिर्फ ल्यूसेंट के सहारे से तैयारी करता है तो क्या वो क्वालिफाई कर सकता है? क्या बोल रहे हैं सर आप? कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ ल्यूसेंट से ही तैयारी कर रहा है, सारे जितने भी पार्ट्स हैं सबको ल्यूसेंट से कवर कर रहा है, तो क्या उसको क्वालिफाई कर सकता है वो?
ऐसी बात नहीं है। उसमें ये होता है, हम ल्यूसेंट अभी आगे बोल रहे हैं, ल्यूसेंट के लिए जो आप देखेंगे वो जनरल नॉलेज है। ल्यूसेंट जो है बेसिकली जनरल नॉलेज की बुक है। उसके अलावा आप ब्रेन एंड मार्टिन देखिए इंग्लिश कवर करने के लिए, ठीक है, और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के लिए आप कोई ल्यूसेंट ही देख सकते हैं। और आपको अगर लीगल जो वो होती क्लैट की एक बुक आती है, क्लैट की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मोटी बुक रहती है, उसमें आप तैयारी कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की हो गई, इंडियन पॉलिटी हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है ना मिक्सअप होती हैं। इंडियन पॉलिटी में फॉर एग्जांपल आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को अगर कोई स्टूडेंट दे रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपको जियोग्राफी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो ये पता होना चाहिए। और आपको अगर मान लीजिए आप लॉ के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं, लॉ के एग्जाम के लिए ज़रूरी है कि आपको ऐसी चीज़ें और ऐसे केसेस लीडिंग जो डिस्कशन चल रहा है कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंटल कोई डिस्कशन है, या फिर देख लीजिए, या फिर कोई ऐसा चाइल्ड मैरिज के बारे में कोई डिस्कशन है, तो ऐसी जो बर्निंग टॉपिक्स है उनको देखना भी ज़रूरी है। और आप एमयू में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एमयू में आपको जो है सर सैयद के बारे में ज़रूरी है, सर सैयद के बारे में पढ़ लीजिए आप। उसके लिए बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं। और सर सैयद हो गए, फिर जो आपको 1857 का जो उसके बाद से जो इंडियन मुस्लिम्स के बारे में जो एक वो चला आ रहा है कि कौन कौन लीडिंग जो लीडर्स हैं उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। तो ये कुल मिला के मिक्सअप होकर एमयू का सिलेबस बनता है, जो काफ़ी टफ और बहुत हार्ड रहता है। अच्छा, लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं इस साल, आप अपने तरफ से स्पेशल गाइडेंस क्या देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं क्योंकि मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हो रहा है अभी, हशमत भाई आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी है, क्योंकि हमारे बहुत से छोटे हमसे जो जूनियर भाई हैं, बहन हैं, जो चाहते हैं एडमिशन हो उनका, मैं उनको बेसिकली एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि देखिए स्ट्रेट वे यूज़ करें। स्ट्रेट वे का मतलब होता है कि कोई कुछ बोलेगा आप कुछ पढ़िए, कोई कुछ बोलेगा आप कुछ पढ़िए, लेकिन अपने सीनियर से पूछकर आपको एक स्ट्रेट वे यूज़ करना है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उसका क्लासिफिकेशन करने के बाद आप जो है एग्ज़ाम पैटर्न बनाएं, मॉक एग्ज़ाम। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पढ़ लिया तो आपके जो सीनियर्स हैं उनको आप इस बात के लिए कंपेल करें कि आप हमारा एग्ज़ाम लें, मॉक एग्ज़ाम। उससे क्या होगा, अपने अंदर एक एबिलिटी बूस्टअप होता है, कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक एमयू एग्ज़ाम। तो ये क्यों होता है, क्योंकि हम जब थे एमयू में और जब 12th में थे ब्रिज कोर्स के अंदर, तो उसमें क्या था कि उन्होंने हमारे जो डिपार्टमेंट जो था उन्होंने एक टीचर को लगा रखा था। तो वो क्या करते थे, बेसिकली वो ऐसा जनरल टेस्ट लिया करते थे ताकि स्टूडेंट्स के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए। तो ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका इम्तिहान दें, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, गलती ये होती है, बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, गलती ये होती है कि वो ऑब्जेक्टिव के पीछे ज़्यादा वक्त देते हैं। अगर पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का है तो आप जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम करिए, टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। ये नहीं कि आप जो है अगर एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव वाइज नहीं पढ़ना, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम का पैटर्न अगर सब्जेक्टिव भी होता है तब भी हम उसको क्रैक कर सकें। स्टूडेंट्स जो है ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने के चक्कर में, यानी शॉर्ट पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी नॉलेज खो देते हैं। तो मेरी ये राय है कि स्टूडेंट जो भी अपेयर होने को हैं उनसे मेरी राय है कि स्मार्ट स्टडी करें। हमारी मैम जो थी हमें ये बताया करती थी कि स्मार्ट स्टडी करें। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारा पढ़ते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोगों को बिल्कुल मिड वे यूज़ करना है, यानी स्मार्ट स्टडी करना है। जो पढ़ रहे हैं उसका एग्ज़ाम दें और कैसा पढ़ना है वो अपने अकॉर्डिंग देखें कि हम किस तरीके से कम वक्त ज़्यादा पढ़ सकें। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट कई बार हमें मैसेज करते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से कितना % हेल्प मिलता है, क्या उन्हें प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छी बात, आप सही में ये पॉइंट की बात बोले आशमत भाई। इसमें ये है कि प्रीवियस ईयर का पेपर बहुत हद तक
बहुत हद तक हेल्पफुल होता है, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए टकराते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी या इदारे में देख लीजिए, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, क्योंकि इस जो चीज़ें हैं बेसिक है, जिसको क्राइटेरिया बनाकर एग्जामिनेशन हेल्ड किए जाते हैं, वो कोर तो वैसे ही रहता है। जनरल नॉलेज बदल सकती है, ठीक है, आपको बहुत सारी चीज सर्कुलेट होकर दोबारा ला सकते हैं, लेकिन 5 ईयर टू 10 ईयर्स अगर आप पेपर देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो खुद हम लोगों को हुआ था, बहुत सारे क्वेश्चंस टकराए थे, खास तौर से इंग्लिश और हिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस आपस में कोलाइड होते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट और हेल्पफुल होता है। हमजा हसन, उम्मीद करता हूँ जो सारी जानकारी जो एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के दिमाग में जो क्वेश्चंस पनपता है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमने इस वीडियो में कवर कर लिया। जी जी, इंशाअल्लाह ज़रूर। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हशमत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया और आपने हमारा ज़रा हमसे बात की, बहुत अच्छा लगा। हम दुआ करते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी हैं वो अच्छे से तैयारी करें और एग्ज़ाम में उनको अच्छे अच्छे मार्क्स गेन हो इंशाअल्लाह।